गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं 22 मई के करंट अफेयर पर। वीडियो पूरा देखें और जो भी वीडियो देखें उसको लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, चाइना ने हयांग 2D उपग्रह को लॉन्च किया। पहले तो ये जान लीजिए कि ये हयांग 2D उपग्रह कौन सा है। इसे समुद्री अवलोकन उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ये समुद्र का अवलोकन करेगा और 24 घंटे के अंदर समुद्र में होने वाली सारी गतिविधियों की जानकारी चाइना को देगा। उसमें चक्रवात आ रहा है, उसमें बाढ़ आ रहा है, उसका जल स्तर बढ़ रहा है, ये सारी जानकारी उपलब्ध कराएगा ये हमारा हयांग 2D उपग्रह। क्लियर। और ये भी याद रख सकते हो आप, ये 4B रॉकेट से भेजा गया है। किस रॉकेट से? 4B रॉकेट से भेजा गया है। चाइना की बात आ ही गई है तो चाइना में एक और आप उपग्रह याद कर लो जिसका नाम है झुरोंग। अभी आपको शायद पता होगा, झुरोंग नाम का उपग्रह चाइना ने मंगल के ग्रह पर भेजा है और ऐसा करने वाला चाइना विश्व का दूसरा देश बन गया है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन भी याद कर लो। आपने डिब्रिस का नाम सुना होगा, एक दिन मैंने बताया था समुद्री स्पेस का जो कचरा होता है वो डिब्रिस कहलाता है और डिब्रिस को हटाने के लिए, समुद्री कचरे को हटाने के लिए भी चाइना ने नियोफस्ट नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसके अलावा आपने सिनोफॉर्म का नाम सुना होगा, सिनोफॉर्म, इसके बारे में भी याद रखना। अभी चाइना ने सिनोफॉर्म नाम की एक वैक्सीन बनाई है जिसे WHO ने मंजूरी दे दी है। वास्तव में यह वैक्सीन कोरोना से जुड़ी वैक्सीन है। किससे जुड़ी वैक्सीन है? कोरोना से जुड़ी वैक्सीन है। इतना सारा चाइना के बारे में याद रख सकते हो। क्या आप जानते हो चाइना ने मदर ऑफ ऑल बम्स भी बनाया था और इसके अलावा शायद आपको पता हो मानव रहित ड्रोन भी चाइना ने ही बनाया था। वन बेल्ट वन प्रोजेक्ट योजना भी चाइना की है। राजधानी बीजिंग है, शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं, ली केqiang वहां के प्रधानमंत्री हैं। तो इतना आपको पहले क्वेश्चन में याद रखना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के 6 स्थलों को शामिल किया गया। देखो, यूनेस्को की अस्थायी सूची की चर्चा कर रहा हूँ, इसे टेंटेटिव लिस्ट भी कहते हैं। इसमें भारत की 6 स्थलों को शामिल कर दिया है। पूरी तरह शामिल नहीं हुए हैं, अस्थायी सूची में शामिल हुए, इनका नंबर लग सकता है। अब यूनेस्को ने वो कौन से 6 स्थल है? तो पहला तो आपने 80 घाट सुना होगा, वाराणसी का 80 घाट सुना होगा, गंगा घाट या 80 घाट। इसके अलावा नर्मदा घाटी आपने सुनी होगी और नर्मदा घाटी के पास आपने सुना हो शायद लमटेरा करके एक एरिया है जहां पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जन की गई थी, वो वाला एरिया है। इसके अलावा तमिलनाडु का कांची का कैलाश मंदिर है और महाराष्ट्र का सैन्य वास्तुकला का एरिया पूरा उसमें शामिल कर दिया गया है और सतपुड़ा टाइगर प्रोजेक्ट भी शामिल कर दिया गया है और कर्नाटक का बेंगल क्षेत्र जो कर्नाटक का है उसको शामिल कर दिया गया है। तो कहने का मतलब 6 क्षेत्रों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अब यूनेस्को क्या होता है? यूनेस्को होता है यूनियन नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में स्थापना हुई थी फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। आंड्रा अजोले इसके अध्यक्ष हैं, ये जरूर आप याद रखना। इसके अलावा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विश्व में सबसे पहले यूनेस्को की धरोहर सूची में कौन शामिल हुआ, तो मिडो नेशनल हिस्टोरिकल पार्क याद रखना। कौन? मिडो नेशनल हिस्टोरिकल पार्क, ये दुनिया में सबसे पहले यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ था। और मिडो नेशनल हिस्टोरिकल पार्क है कहाँ? कनाडा में है। भारत में कौन कौन शामिल हुआ था तो जान लीजिए। भारत में शामिल होने वाले एरिया के नाम हैं, सबसे पहले तो देखो भारत में 4 चीजें एक साथ शामिल हुई थी। आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल। और कब शामिल हुए थे? 1983 में। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे ज्यादा यूनेस्को के स्थल किस देश में है? ये बताइए आप, सबसे ज्यादा यूनेस्को के स्थल किस देश में है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ कैसे कोई चीज़ शामिल हो जाती है? क्योंकि हमारे यहाँ की एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये लिख कर देती है तब जाके शामिल हो जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसमें स्मार्ट सिटी मिशन योजना में झारखंड टॉप पर रहा। तो देखो स्मार्ट सिटी मिशन योजना चल ही रही है, इस योजना के तहत हमारा झारखंड जो है वो टॉप पर हो गया, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्मार्ट सिटी क्या होता है मैं आपको इसके बारे में बता दूं। क्या आपको पता है नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चालू किया था और कहा था कि 100 स्मार्ट सिटियां बनाए जाएंगे। पहली स्मार्ट सिटी थी अमरावती जो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, जिसे सिंगापुर स्मार्ट सिटी बना रहा था। और द बेस्ट स्मार्ट सिटी सूरत थी गुजरात का। और 100वें नंबर की स्मार्ट सिटी जो बनी थी शिलोंग बनी थी। और इसमें सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटियां हैं उत्तर प्रदेश में। ये सारे क्वेश्चन याद रख सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्मार्ट सिटी योजना में सबसे आगे चल रहा है झारखंड, याद रखना। तो स्मार्ट सिटी में झारखंड चल रहा है। और आपने स्ट्रीट वेंडर प्रोग्राम सुना होगा, जो रोडों पर सब्जी बेचते हैं उनको ऋण देने में उत्तर प्रदेश आगे है। क्या आपने कोरोना काल में भी मनरेगा के तहत रोजगार देने में सबसे आगे छत्तीसगढ़ है। और जस्टिस फॉर इंडिया मतलब कहने का अर्थ है कि न्याय के मामले में महाराष्ट्र आगे है। तो देखो क्या क्या हमने अभी देखा, एक बार और जल्दी से देख लीजिए आप। स्मार्ट सिटी में झारखंड सबसे आगे, और कोरोना में भी मनरेगा के तहत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ सबसे आगे, और स्ट्रीट वेंडर प्रोग्राम जो रोड में बेचते हैं फल उनको ऋण देने में यूपी सबसे आगे, और न्याय के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे। तो इस प्रकार से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। क्लियर? तो ये आपकी हो जाती है पूरी स्थिति। क्लियर? स्मार्ट सिटी योजना झारखंड। अभी आपको पता है झारखंड ही एक ऐसा मात्र राज्य बना है जिसने जो चुनावी बॉन्ड होते हैं उनको जारी करने की घोषणा की थी अभी। तो याद रख, झारखंड की राजधानी रांची है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। पालमू, दालमा और हजारीबाग ये राष्ट्रीय उद्यान आपको झारखंड में मिलेंगे। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, जिसे भारत का रूर कहते हैं। 24 प्रकार के खनिज झारखंड में आपको देखने को मिलेगी। कोयल नदी है, दामोदर नदी भी झारखंड से निकली है, कोयल नदी पर मंडल बांध है। ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। आगे देखो, आयुष्मान भारत योजना में टॉप पर रहा कर्नाटक। तो आयुष्मान भारत योजना में टॉप पर रहा कर्नाटक। तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये आयुष्मान भारत योजना क्या है। देखिए दुनिया के भारतवर्ष के 10 करोड़ परिवारों के 60 करोड़ लोगों को हेल्थ बीमा कवर देने की योजना क्या है? आयुष्मान भारत योजना। जन आरोग्य योजना भी इसे कहते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना के तहत आपको पता होगा 25 लाख तक का हेल्थ कवर दिया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ कवर ये बीमा योजना है। और झारखंड के रांची से ही आयुष्मान योजना की शुरुआत हुई थी, याद रखना, 2017 में। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें है टॉप पर। तो अभी मैंने बताया कि अगर स्ट्रीट वेंडर योजना में उत्तर प्रदेश टॉप पर, इसके अलावा मनरेगा के तहत रोजगार में छत्तीसगढ़, और न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर, और आयुष्मान योजना के तहत कर्नाटक टॉप पर, स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत झारखंड टॉप पर। ये याद रखा करो कौन चीज़ किस। अमृत योजना में उड़ीसा टॉप पर। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था कर्नाटक के बारे में। क्लियर? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, और बेंगलोर वृषभवती नदी के तट पर है। वृषभवती, तो बेंगलोर वृषभवती नदी के तट पर है। इसे IT सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी बेंगलोर को जाना जाता है। क्या आपको पता है महिला फुटबॉल एकेडमी की स्थापना भी बेंगलोर में हुई है। और फॉरेस्ट सिटी टावर ये भी बेंगलोर में ही लग रहा है। और देश का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है हुबली प्लेटफॉर्म, हालांकि इसका नाम हो गया है श्री सिद्धरूढ़ा प्लेटफॉर्म, ये भी कहाँ है? कर्नाटक में ही आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा चौथी बार बने हैं, और राज्यपाल वाजुभाई वाला कर्नाटक के हैं। और आंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुखी नेशनल पार्क, बांदीपुर, बनरघट्टा, नागरहोले, शरावती वैली, भद्रा, सोमेश्वर, फिर अभ्यारण्य में आ गई बिलीगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, होली सिटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारी चीज़ें आपको कर्नाटक में ही देखने को मिलेंगी। द लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इन द सिचुएटेड ऑफ शरावती रिवर, कर्नाटक, एंड दैट नेम इज जोग करसोप्पा या राजा रानी या महात्मा गांधी जलप्रपात, यहीं मिलेगा आपको। इसके बाद देखिए आगे मैं देखता हूँ चुनावी बॉन्ड। चुनाव के दौरान चुनावी बॉन्ड में 695 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी हुए। तो देखिए चुनावी बॉन्ड के दौरान 695 करोड़ के बॉन्ड बेचे गए। ये अभी आया, बहुत बड़ी राशि होती है, 695 करोड़ के बॉन्ड बेचे गए। तो थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा इसका मैटर क्या है। चुनावी बॉन्ड क्या होता है मैं आपको बता दूं। चुनावी बॉन्ड के तहत अगर मैं आपको कहूँ
चुनावी बॉन्ड के तहत अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए चुनाव के समय ये जारी हुआ जाता है कि आप अपनी पार्टी को ऐसे पैसा नहीं दे सकते, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और उन बॉन्डों में अपनी राशि भर करके फिर पार्टी को देनी पड़ेगी बैंक के माध्यम से। लेकिन ध्यान रहे ये राशि जो है किसी को नहीं बताई जाएगी, केवल बैंक को पता होगी और देने वाले को पता होगी। और अगर आप चाहो कि RTI लगाकर, राइट टू इन्फॉर्मेशन लगाकर आप वो राशि पता कर लो, तो आपको भी वो राशि पता नहीं चलेगी। ये होते हैं चुनावी बॉन्ड, पार्टी को चंदा देने की योजना। और सबसे ज़्यादा कलकत्ता पश्चिम बंगाल में चुनावी बॉन्ड खरीदे गए थे लोगों से। साल में 4 बार ही चुनावी बॉन्ड जारी होते हैं, एक बार होते हैं जनवरी में, फिर आपका होता है मार्च में, मतलब 2-2 महीने अंतराल में 4 बार साल में आपके चुनावी बॉन्ड जारी होते हैं। लोग चंदा खरीदेंगे तो इन बॉन्ड में राशि चेक के द्वारा भरेंगे और SBI को ही देंगे, ऐसी योजना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वास नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया इसरो ने। अच्छा, श्वास नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया है इसरो ने, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं क्या है श्वास नाम का कंस्ट्रक्टर। कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर वे होते हैं जिनको हवा से ऑक्सीजन निकाल देते हैं, हवा से नाइट्रोजन को अलग करके ऑक्सीजन बनाने का कंस्ट्रक्टर होता है। ये एक मशीन होती है जो ऑक्सीजन निर्माण करती है, और इसको बनाया भी हाल ही में इसरो ने। आपको पता है कि ये 95% ऑक्सीजन बना सकती है वातावरण से, और शुद्ध, और 1 मिनट में 10 लीटर तक ऑक्सीजन बना सकती है, जो 2 लोगों की जान बचा सकती है। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर बनाए हैं किसने? श्वास नाम के इसरो ने। और अभी हमें कंस्ट्रक्टर देखिए, सोनू सूद ने भी मशीन लगा दी है कंस्ट्रक्टर की, और सऊदी अरेबिया से और इजराइल से भी कंस्ट्रक्टर हमारे पास आए थे। ये ऑक्सीजन बनाने के कंटेनर। और अभी आपको पता होगा ऑपरेशन ऑक्सीजन भी शुरू करा है हमारी वायुसेना ने, और ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चल रही है। चलिए आगे मैं आपको बता दूं, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना विक्रम अम्बलाल जी साराभाई ने की थी। और विक्रम अम्बलाल जी साराभाई को कहते हैं द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। अच्छा, द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम तो विक्रम अम्बलाल जी साराभाई, इसरो के फाउंडर। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको एक कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है, हु इज़ द फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी, अर्थात परमाणु विभाग के कौन पिता हैं, हमारे बम बनाने से रिलेटेड कौन थे, इनका नाम कमेंट बॉक्स पर बताइए कि परमाणु के जनक कौन है भारत के। चलिए देखते हैं कौन देता आंसर। तो इसरो की स्थापना, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में, और इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष के सिवन है। और क्या आप जानते हो इसरो का आदर्श वाक्य कि स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड है। इसरो हमारे देश की एक स्पेस एजेंसी है, याद रखना है, इसरो हमारे देश की एक स्पेस एजेंसी है। ठीक, चलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रीय आतंकवादी निरोधी दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय आतंकवादी निरोधी दिवस कब मनाया गया? 21 मई को मनाया गया। तो राष्ट्रीय आतंकवादी निरोधी दिवस 21 मई को ही क्यों मनाया जाता है, मैं आपको बता दूं। लोगों को आतंकवाद के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल राष्ट्रीय आतंकवादी निरोधी दिवस मनाया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जो एकजुट होते हैं उनका साथ दिया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है 21 मई को? चूंकि 21 मई, घटना याद रखना दोस्तों, 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी तमिलनाडु के पेरम्बदूर में। तमिलनाडु के पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी एक संगठन द्वारा जिसका नाम है लिट्टे, द लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिलीलम। इस संगठन ने श्रीलंका की हत्या कर दी थी, बम से उड़ा दिया था। मुरुगन स्वामी, लक्ष्मी नारायण ऐसे करके लोग थे जिन्होंने उड़ा दिया था। क्लियर? तो ये थी इसकी घटना, तभी से मनाया जाता है 21 मई आतंकवादी निरोधी दिवस। राजीव गांधी भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे जो 1984 से लेकर के 1989 तक रहे थे। 1984 से 89 तक भारत के प्रधानमंत्री थे, ये थे राजीव गांधी। ठीक है, गांधी परिवार की। तो इनकी हत्या हो गई थी, इसीलिए हर साल मनाया जाता है 21 मई आतंकवादी निरोधी दिवस। क्लियर? ये चीज याद रखना। अच्छा, इनकी हत्या पर आयोग बैठा था, कोई इनकी हत्या पर आयोग बैठा था। अब्राहम आयोग तो बैठा था, आपको पता है, बाबरी मस्जिद पर। कोठारी आयोग तो बैठा था इंदिरा गांधी पर। जैन आयोग बैठा था, याद रखना कि इनकी हत्या पर जांच करने के लिए जैन आयोग को बैठाया गया था, ये आप याद रखना। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ, यूएफए महिला लीग 2021 बार्सिलोना जीता। तो यूएफए महिला लीग फुटबॉल का लीग है, यूएफए महिला लीग 2021 बार्सिलोना जीता है। तो पहले तो याद रख लो, चेल्सी को हरा करके जीता है। और ये यूएफए क्या होता है? यूनियन यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूनियन यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ये जीता है बार्सिलोना चेल्सी को हरा करके महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप।
ये यूरोप की सबसे बड़ी संस्था है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूएफए का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में, ये जरूर याद रखना। अब फुटबॉल से बात आई तो फुटबॉल देखिए, फीफा इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल, लार्जेस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल। फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। जियानो इन्फेंटो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अच्छा, फीफा की रैंकिंग में भारत का स्थान 104 है और विश्व में प्रथम स्थान पर है बेल्जियम फुटबॉल के मामले में। वाओचुंग भूटिया भारत के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। वर्तमान में जो बड़े खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री हैं। महिलाओं में आशा लता देवी है। बाला देवी भी है जो अभी रेंजर फुटबॉल क्लब की ओर से यूएफए में खेल के आई थी, बाला देवी। तो ये सब फुटबॉल से हमारे जुड़े हैं। 6 करोड़ फुटबॉल है दुनिया में, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान बनाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और फुटबॉल कहाँ का है? फ्रांस, ब्राज़ील, यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल है। 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में। क्लियर? ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप पिछली बार हुआ था रशिया में, ये भी याद रखना। चलिए, एशिया में सबसे पहले 2nd नंबर के अमीर गौतम अडानी को बनाया गया। तो एशिया में 2nd नंबर के अमीर देखिए चलिए अभी देखिए चाइना के कोई बड़े व्यक्ति हो गए थे, शायद झिजियान से ऐसा कुछ रिलेटेड है, देख लेना। एशिया में सबसे 2nd नंबर के अमीर हो गए गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। तो अभी आपको पता ही होगा कि मुकेश अंबानी वैसे फिर से हो गए थे प्रथम स्थान पर और 2nd नंबर पर पहुंच गए कौन? गौतम अडानी। तो द 2nd रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया कॉन्टिनेंटल दैट कॉल्ड इज गौतम अडानी, याद रखना। क्लियर? एशिया महाद्वीप के बारे में आ रहा है। तो एशिया महाद्वीप आप जानते हो द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल ऑफ द वर्ल्ड बाय द पॉपुलेशन एंड बाय द एरिया, दोनों में सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। ये पूरे महाद्वीपों का 30% क्षेत्रफल रखता है। पूरे महाद्वीपों की 60% जनसंख्या रखता है। एशिया हाब्रू शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य, ठीक है, उदित सूर्य, एशिया महाद्वीप। और सब जानते हो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगसी। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इन द सिचुएटेड ऑफ एशिया कॉन्टिनेंटल। और एशिया महाद्वीप में आप जानते हो कि सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, ये तो आपको पता होगा, ठीक। तो एशिया महाद्वीप में हमारा भारत भी आता है। चलिए आगे देखते हैं। तो गौतम अडानी दूसरे नंबर पे अमीर आदमी हो गए हैं पूरे एशिया में। विश्व में सबसे अमीर जो है एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अमेजॉन। अमेजॉन के फाउंडर है जेफ बेजोस, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। और द 2nd लार्जेस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बिल गेट्स हैं, जिनकी कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। आगे बढ़ते हैं। मार्था कुम केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। अब मार्था कुम को केन्या की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश बनाया गया है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि केन्या देश है कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी नैरोबी है, नैरोबी। और मुद्रा यहाँ की केन्या की शिलिंग है, शिलिंग। और आप जानते हो केन्या के प्रेसिडेंट है उहुरु केन्यात। उहुरु केन्यात केन्या के प्रेसिडेंट है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ, मसाई जनजाति, मसाई जनजाति ये केन्या में पाई जाती है। ये बहुत ही खुखार और मांसाहारी जनजाति होती है, याद रखना। मसाई केन्या की जनजाति ये सीधे खून पीती है और थूक कर मुंह में स्वागत भी करती है। एक अजीब प्रकार की प्रथा है यहाँ, याद रखना। नैरोबी में ही यूएनईपी का मुख्यालय, ये एक यूनाइटेड नेशन की संस्था है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर भी केन्या की राजधानी नैरोबी में है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एंगर एंडरसन, याद रखना। क्लियर? तो ये केन्या में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं जिनका नाम है मार्था कुम। क्लियर? और अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा है। और द 2nd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल ऑफ द वर्ल्ड बाय द एरिया। और किसके बाद? एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप भी है और भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज संसाधन आज भी भरे पड़े हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में पिछड़ा भी है, गरीब भी है, अशिक्षित भी है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मार्था कुम केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आप देखिए, और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर कर दिया करिए। और मिलते हैं आपसे कल 23 मई के करंट अफेयर के साथ। नमस्कार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 22 मई के करंट अफेयर पर। वीडियो पूरा देखें और जो भी वीडियो देखें उसको लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है।
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, चाइना ने हयांग 2D उपग्रह को लॉन्च किया। पहले तो ये जान लीजिए कि ये हयांग 2D उपग्रह कौन सा है। इसे समुद्री अवलोकन उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ये समुद्र का अवलोकन करेगा और 24 घंटे के अंदर समुद्र में होने वाली सारी गतिविधियों की जानकारी चाइना को देगा। उसमें चक्रवात आ रहा है, उसमें बाढ़ आ रहा है, उसका जल स्तर बढ़ रहा है, ये सारी जानकारी उपलब्ध कराएगा ये हमारा हयांग 2D उपग्रह। क्लियर। और ये भी याद रख सकते हो आप, ये 4B रॉकेट से भेजा गया है। किस रॉकेट से? 4B रॉकेट से भेजा गया है। चाइना की बात आ ही गई है तो चाइना में एक और आप उपग्रह याद कर लो जिसका नाम है झुरोंग। अभी आपको शायद पता होगा, झुरोंग नाम का उपग्रह चाइना ने मंगल के ग्रह पर भेजा है और ऐसा करने वाला चाइना विश्व का दूसरा देश बन गया है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन भी याद कर लो। आपने डिब्रिस का नाम सुना होगा, एक दिन मैंने बताया था समुद्री स्पेस का जो कचरा होता है वो डिब्रिस कहलाता है और डिब्रिस को हटाने के लिए, समुद्री कचरे को हटाने के लिए भी चाइना ने नियोफस्ट नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसके अलावा आपने सिनोफॉर्म का नाम सुना होगा, सिनोफॉर्म, इसके बारे में भी याद रखना। अभी चाइना ने सिनोफॉर्म नाम की एक वैक्सीन बनाई है जिसे WHO ने मंजूरी दे दी है। वास्तव में यह वैक्सीन कोरोना से जुड़ी वैक्सीन है। किससे जुड़ी वैक्सीन है? कोरोना से जुड़ी वैक्सीन है। इतना सारा चाइना के बारे में याद रख सकते हो। क्या आप जानते हो चाइना ने मदर ऑफ ऑल बम्स भी बनाया था और इसके अलावा शायद आपको पता हो मानव रहित ड्रोन भी चाइना ने ही बनाया था। 1 बेल्ट 1 प्रोजेक्ट योजना भी चाइना की है। राजधानी बीजिंग है, शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं, ली केक्यांग वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो इतना आपको पहले क्वेश्चन में याद रखना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के 6 स्थलों को शामिल किया गया। देखो यूनेस्को की अस्थायी सूची की चर्चा कर रहा हूँ, इसे टेंटेटिव लिस्ट भी कहते हैं। इसमें भारत की 6 स्थलों को शामिल कर दिया है। पूरी तरह शामिल नहीं हुए हैं, अस्थायी सूची में शामिल हुए, इनका नंबर लग सकता है। अब यूनेस्को ने वो कौन से 6 स्थल है? तो पहला तो आपने 80 घाट सुना होगा, वाराणसी का 80 घाट सुना होगा, गंगा घाट या 80 घाट। इसके अलावा नर्मदा घाटी आपने सुनी होगी और नर्मदा घाटी के पास आपने सुना हो शायद लमटेरा करके एक एरिया है जहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जन की गई थी, वो वाला एरिया है। इसके अलावा तमिलनाडु का कांची का कैलाश मंदिर है और महाराष्ट्र का सैन्य वास्तुकला का एरिया पूरा उसमें शामिल कर दिया गया है और सतपुड़ा टाइगर प्रोजेक्ट भी शामिल कर दिया गया है और कर्नाटक का बेंगल क्षेत्र जो कर्नाटक का है उसको शामिल कर दिया गया है। तो कहने का मतलब 6 क्षेत्रों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अब यूनेस्को क्या होता है? यूनेस्को होता है यूनियन नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में स्थापना हुई थी फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। आंड्रा अजोले इसके अध्यक्ष है, ये जरूर आप याद रखना। इसके अलावा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विश्व में सबसे पहले यूनेस्को की धरोहर सूची में कौन शामिल हुआ, तो मिडो नेशनल हिस्टोरिकल पार्क याद रखना। कौन? मिडो नेशनल हिस्टोरिकल पार्क, ये दुनिया में सबसे पहले यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ था। और मिडो नेशनल हिस्टोरिकल पार्क है कहाँ? कनाडा में है। भारत में कौन कौन शामिल हुआ था तो जान लीजिए। भारत में शामिल होने वाले एरिया के नाम हैं, सबसे पहले तो देखो भारत में 4 चीजें एक साथ शामिल हुई थी। आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल। और कब शामिल हुए थे? 1983 में। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे ज्यादा यूनेस्को के स्थल किस देश में है? ये बताइए आप, सबसे ज्यादा यूनेस्को के स्थल किस देश में है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ कैसे कोई चीज़ शामिल हो जाती है? क्योंकि हमारे यहाँ की एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये लिख कर देती है तब जाके शामिल हो जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें स्मार्ट सिटी मिशन योजना में झारखंड टॉप पर रहा। तो देखो स्मार्ट सिटी मिशन योजना चल ही रही है, इस योजना के तहत हमारा झारखंड जो है वो टॉप पर हो गया, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्मार्ट सिटी क्या होता है मैं आपको इसके बारे में बता दूं। क्या आपको पता है नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चालू किया था और कहा था कि 100 स्मार्ट सिटियां बनाए जाएंगे। पहली स्मार्ट सिटी थी अमरावती जो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, जिसे सिंगापुर स्मार्ट सिटी बना रहा था। और द बेस्ट स्मार्ट सिटी
सूरत थी गुजरात का। और 100वें नंबर की स्मार्ट सिटी जो बनी थी शिलोंग बनी थी। और इसमें सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटियां हैं उत्तर प्रदेश में। ये सारे क्वेश्चन याद रख सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्मार्ट सिटी योजना में सबसे आगे चल रहा है झारखंड, याद रखना। तो स्मार्ट सिटी में झारखंड चल रहा है। और आपने स्ट्रीट वेंडर प्रोग्राम सुना होगा, जो रोडों पे सब्जी बेचते हैं उनको ऋण देने में उत्तर प्रदेश आगे है। क्या आपने कोरोना काल में भी मनरेगा के तहत रोजगार देने में सबसे आगे छत्तीसगढ़ है। और जस्टिस फॉर इंडिया मतलब कहने का अर्थ है कि न्याय के मामले में महाराष्ट्र आगे है। तो देखो क्या क्या हमने अभी देखा, एक बार और जल्दी से देख लीजिए आप। स्मार्ट सिटी में झारखंड सबसे आगे, और कोरोना में भी मनरेगा के तहत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ सबसे आगे, और स्ट्रीट वेंडर प्रोग्राम जो रोड में बेचते हैं फल उनको ऋण देने में यूपी सबसे आगे, और न्याय के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे। तो इस प्रकार से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। क्लियर? तो ये आपकी हो जाती है पूरी स्थिति। क्लियर? स्मार्ट सिटी योजना झारखंड। अभी आपको पता है झारखंड ही एक ऐसा मात्र राज्य बना है जिसने जो चुनावी बॉन्ड होते हैं उनको जारी करने की घोषणा की थी अभी। तो याद रखें, झारखंड की राजधानी रांची है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। पालमू, दालमा और हजारीबाग ये राष्ट्रीय उद्यान आपको झारखंड में मिलेंगे। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, जिसे भारत का रूर कहते हैं। 24 प्रकार के खनिज झारखंड में आपको देखने को मिलेंगी। कोयल नदी है, दामोदर नदी भी झारखंड से निकली है, कोयल नदी पर मंडल बांध है। ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। आगे देखो, आयुष्मान भारत योजना में टॉप पर रहा कर्नाटक। तो आयुष्मान भारत योजना में टॉप पर रहा कर्नाटक। तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये आयुष्मान भारत योजना क्या है। देखिए, दुनिया के भारतवर्ष के 10 करोड़ परिवारों के 60 करोड़ लोगों को हेल्थ बीमा कवर देने की योजना क्या है? आयुष्मान भारत योजना। जन आरोग्य योजना भी इसे कहते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना के तहत आपको पता होगा 25 लाख तक का हेल्थ कवर दिया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ कवर ये बीमा योजना है। और झारखंड के रांची से ही आयुष्मान योजना की शुरुआत हुई थी, याद रखना, 2017 में। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें है टॉप पर। तो अभी मैंने बताया कि अगर स्ट्रीट वेंडर योजना में उत्तर प्रदेश टॉप पर, इसके अलावा मनरेगा के तहत रोजगार में छत्तीसगढ़, और न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर, और आयुष्मान योजना के तहत कर्नाटक टॉप पर, स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत झारखंड टॉप पर। ये याद रखा करो कौन चीज़ किस। अमृत योजना में उड़ीसा टॉप पर। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था कर्नाटक के बारे में। क्लियर? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, और बेंगलोर वृषभवती नदी के तट पर है। वृषभवती, तो बेंगलोर वृषभवती नदी के तट पर है। इसे IT सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी बेंगलोर को जाना जाता है। क्या आपको पता है महिला फुटबॉल एकेडमी की स्थापना भी बेंगलोर में हुई है। और फॉरेस्ट सिटी टावर ये भी बेंगलोर में ही लग रहा है। और देश का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है हुबली प्लेटफॉर्म, हालांकि इसका नाम हो गया है श्री सिद्धरूढ़ा प्लेटफॉर्म, ये भी कहाँ है? कर्नाटक में ही आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा चौथी बार बने हैं, और राज्यपाल वाजुभाई वाला कर्नाटक के हैं। और आंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुखी नेशनल पार्क, बांदीपुर, बनरघट्टा, नागरहोले, शरावती वैली, भद्रा, सोमेश्वर, फिर अभ्यारण्य में आ गई बिलीगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, होली सिटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारी चीज़ें आपको कर्नाटक में ही देखने को मिलेंगी। द लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इन द सिचुएटेड ऑफ शरावती रिवर, कर्नाटक, एंड दैट नेम इज जोग करसोप्पा या राजा रानी या महात्मा गांधी जलप्रपात, यहीं मिलेगा आपको। इसके बाद देखिए आगे मैं देखता हूँ चुनावी बॉन्ड। चुनाव के दौरान चुनावी बॉन्ड में 695 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी हुए। तो देखिए, चुनावी बॉन्ड के दौरान 695 करोड़ के बॉन्ड बेचे गए। ये अभी आया, बहुत बड़ी राशि होती है। 695 करोड़ के बॉन्ड बेचे गए। तो थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा इसका मैटर क्या है। चुनावी बॉन्ड क्या होता है मैं आपको बता दूं। चुनावी बॉन्ड के तहत अगर मैं आपको कहूँ, चुनावी बॉन्ड के तहत अगर मैं आपसे कहूँ कि देखिए, चुनाव के समय ये जारी हुआ जाता है कि आप अपनी पार्टी को ऐसे पैसा नहीं दे सकते, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और उन बॉन्डों में अपनी राशि भर करके फिर पार्टी को देनी पड़ेगी बैंक के माध्यम से। लेकिन ध्यान रहे, ये राशि जो है किसी को नहीं बताई जाएगी, केवल बैंक को पता होगी और देने वाले को पता होगी। और अगर आप चाहो कि RTI लगाकर, राइट टू इन्फॉर्मेशन लगाकर आप वो राशि पता कर लो, तो आपको भी वो राशि पता नहीं चलेगी। ये होते हैं चुनावी बॉन्ड, पार्टी को चंदा देने की योजना। और सबसे ज़्यादा कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में चुनावी बॉन्ड खरीदे गए थे लोगों से।
साल में 4 बार ही चुनावी बॉन्ड जारी होते हैं। एक बार होते हैं जनवरी में, फिर आपका होता है मार्च में, मतलब 2-2 महीने अंतराल में 4 बार साल में आपके चुनावी बॉन्ड जारी होते हैं। लोग चंदा खरीदेंगे तो इन बॉन्ड में राशि चेक के द्वारा भरेंगे और एसबीआई को ही देंगे, ऐसी योजना है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वास नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया इसरो ने। अच्छा, श्वास नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया है इसरो ने, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं क्या है श्वास नाम का कंस्ट्रक्टर। कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर वे होते हैं जिनको हवा से ऑक्सीजन निकाल देते हैं, हवा से नाइट्रोजन को अलग करके ऑक्सीजन बनाने का कंस्ट्रक्टर होता है। ये एक मशीन होती है जो ऑक्सीजन निर्माण करती है, और इसको बनाया अभी हाल ही में इसरो ने। आपको पता है कि ये 95% ऑक्सीजन बना सकती है वातावरण से, और शुद्ध, और 1 मिनट में 10 लीटर तक ऑक्सीजन बना सकती है, जो 2 लोगों की जान बचा सकती है। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर बनाए हैं किसने? श्वास नाम की इसरो ने। और अभी हमें कंस्ट्रक्टर देखिए, सोनू सूद ने भी मशीन लगा दी है कंस्ट्रक्टर की, और सऊदी अरेबिया से और इजराइल से भी कंस्ट्रक्टर हमारे पास आए थे। ये ऑक्सीजन बनाने के कंटेनर। और अभी आपको पता होगा ऑपरेशन ऑक्सीजन भी शुरू करा है हमारी वायुसेना ने, और ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चल रही है। चलिए आगे मैं आपको बता दूं, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना विक्रम अम्बलाल जी साराभाई ने की थी। और विक्रम अम्बलाल जी साराभाई को कहते हैं द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। अच्छा, तो फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम तो विक्रम अम्बलाल जी साराभाई, इसरो के फाउंडर। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको एक कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है, हु इज़ द फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी, अर्थात परमाणु विभाग के कौन पिता हैं, हमारे बम बनाने से रिलेटेड कौन थे, इनका नाम कमेंट बॉक्स पर बताइए कि परमाणु के जनक कौन है भारत के। चलिए देखते हैं कौन देता आंसर। तो इसरो की स्थापना, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में, और इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है के सिवन है। और क्या आप जानते हो इसरो का आदर्श वाक्य स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड है। इसरो हमारे देश की एक स्पेस एजेंसी है, याद रखना, इसरो हमारे देश की एक स्पेस एजेंसी है। ठीक, चलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रीय आतंकवादी निरोधी दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय आतंकवादी निरोधी दिवस कब मनाया गया? 21 मई को मनाया गया। तो राष्ट्रीय आतंकवादी निरोधी दिवस 21 मई को ही क्यों मनाया जाता है, मैं आपको बता दूं। लोगों को आतंकवाद के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल राष्ट्रीय आतंकवादी निरोधी दिवस मनाया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जो एकजुट होते हैं उनका साथ दिया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है 21 मई को? चूंकि 21 मई, घटना याद रखना दोस्तों, 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी तमिलनाडु के पेरम्बदूर में। तमिलनाडु के पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी एक संगठन द्वारा जिसका नाम है लिट्टे, द लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिलीलम। इस संगठन ने श्रीलंका की हत्या कर दी थी, बम से उड़ा दिया था। मुरुगन स्वामी, लक्ष्मी नारायण ऐसे करके लोग थे जिन्होंने उड़ा दिया था। क्लियर। तो ये थी इसकी घटना, तभी से मनाया जाता है 21 मई आतंकवादी निरोधी दिवस। राजीव गांधी भारत के 6वें मुख्य प्रधानमंत्री थे जो 1984 से लेकर के 1989 तक रहे थे। 1984 से 89 तक भारत के प्रधानमंत्री थे, ये थे राजीव गांधी। ठीक है, गांधी परिवार की। तो इनकी हत्या हो गई थी, इसीलिए हर साल मनाया जाता है 21 मई आतंकवादी निरोधी दिवस। क्लियर, ये चीज याद रखना। इनकी हत्या पर आयोग बैठा था, कोई इनकी हत्या पर आयोग बैठा था। अब्राहम आयोग तो बैठा था, आपको पता है, बाबरी मस्जिद पर। कोठारी आयोग तो बैठा था इंदिरा गांधी पर। जैन आयोग बैठा था, याद रखना कि इनकी हत्या पर जांच करने के लिए जैन आयोग को बैठाया गया था, ये आप याद रखना। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ, यूएफए महिला लीग 2021 बार्सिलोना जीता। तो यूएफए महिला लीग फुटबॉल का लीग है, यूएफए महिला लीग 2021 बार्सिलोना जीता है। तो पहले तो याद रख लो, चेल्सी को हरा करके जीता है। और ये यूएफए क्या होता है? यूनियन यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूनियन यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ये जीता है बार्सिलोना चेल्सी को हरा करके महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप। ये यूरोप की सबसे बड़ी संस्था है जिसका हेडक्वार्टर नियोन में है। यूएफए का हेडक्वार्टर नियोन में है। नियोन कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, ये जरूर याद रखना। अब फुटबॉल से बात आई तो फुटबॉल देखिए, फीफा इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल, लार्जेस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल। फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। जियानो इन्फेंटो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अच्छा, फीफा की रैंकिंग में भारत का स्थान 104 है और विश्व में प्रथम स्थान पर है बेल्जियम फुटबॉल के मामले में।
वाओचुंग भूटिया भारत के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। वर्तमान में जो बड़े खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री हैं। महिलाओं में आशा लता देवी है। बाला देवी भी है जो अभी रेंजर फुटबॉल क्लब की ओर से यूएफए में खेल के आई थी, बाला देवी। तो ये सब फुटबॉल से हमारे जुड़े हैं। 6 करोड़ फुटबॉल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान बनाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और फुटबॉल कहाँ का है? फ्रांस, ब्राज़ील, यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल है। 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में। क्लियर? ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप पिछली बार हुआ था रशिया में, ये भी याद रखना। चलिए, एशिया में सबसे पहले 2nd नंबर के अमीर गौतम अडानी को बनाया गया। तो एशिया में 2nd नंबर के अमीर देखिए चलिए अभी देखिए चाइना के कोई बड़े व्यक्ति हो गए थे, शायद झिजियान से ऐसा कुछ रिलेटेड है, देख लेना। एशिया में सबसे 2nd नंबर के अमीर हो गए हैं गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। तो अभी आपको पता ही होगा कि मुकेश अंबानी वैसे फिर से हो गए थे प्रथम स्थान पर, और 2nd नंबर पर पहुंच गए हैं कौन? गौतम अडानी। तो द 2nd रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया कॉन्टिनेंटल दैट कॉल्ड इज गौतम अडानी, याद रखें। क्लियर? एशिया महाद्वीप के बारे में आ रहा। तो एशिया महाद्वीप आप जानते हो द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल ऑफ द वर्ल्ड बाय द पॉपुलेशन एंड द बाय द एरिया, दोनों में सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। ये पूरे महाद्वीपों का 30% क्षेत्रफल रखता है, पूरे महाद्वीपों की 60% जनसंख्या रखता है। एशिया हब्रू शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य, ठीक है, उदित सूर्य से एशिया महाद्वीप। और सब जानते हो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगसी। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इन द सिचुएटेड ऑफ एशिया कॉन्टिनेंटल। और एशिया महाद्वीप में आप जानते हो कि सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, ये तो आपको पता होगा, ठीक। तो एशिया महाद्वीप में हमारा भारत भी आता है। चलिए आगे देखते हैं। तो गौतम अडानी दूसरे नंबर पे अमीर आदमी हो गए हैं पूरे एशिया में। विश्व में सबसे अमीर जो है एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अमेजॉन। अमेजॉन के फाउंडर है जॉब बेजोस, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। और द 2nd लार्जेस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बिल गेट्स हैं, जिनकी कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। आगे बढ़ते हैं। मार्था कुम केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। अब मार्था कुम को केन्या की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश बनाया गया है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि केन्या देश है कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी नैरोबी है, नैरोबी। और मुद्रा यहाँ की केन्या की शिलिंग है, शिलिंग। और आप जानते हो केन्या के प्रेसिडेंट है उहुरु केन्यात। उहुरु केन्यात केन्या के प्रेसिडेंट है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ, मसाई जनजाति, मसाई जनजाति ये केन्या में पाई जाती है। ये बहुत ही खुखार और मांसाहारी जनजाति होती है, याद रखना। मसाई केन्या की जनजाति ये सीधे खून पीती है और थूक कर मुंह में स्वागत भी करती है। एक अजीब प्रकार की प्रथा है यहाँ, याद रखना। नैरोबी में ही यूएनईपी का मुख्यालय, ये एक यूनाइटेड नेशन की संस्था है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर भी केन्या की राजधानी नैरोबी में है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एंगर एंडरसन, याद रखना। क्लियर? तो ये केन्या में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं जिनका नाम है मार्था कुम। क्लियर? और अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा है। और द 2nd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल ऑफ द वर्ल्ड बाय द एरिया। और किसके बाद? एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप भी है और भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज संसाधन आज भी भरे पड़े हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में पिछड़ा भी है, गरीब भी है, अशिक्षित भी है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मार्था कुम केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आप देखिए, और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर कर दिया करिए। और मिलते हैं आपसे कल 23 मई के करंट अफेयर के साथ। नमस्कार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 22 मई के करंट अफेयर पर। वीडियो पूरा देखें और जो भी वीडियो देखें उसको लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, चाइना ने हयांग 2D उपग्रह को लॉन्च किया। पहले तो ये जान लीजिए कि ये हयांग 2D उपग्रह कौन सा है। इसे समुद्री अवलोकन उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ये समुद्र का अवलोकन करेगा और 24 घंटे के अंदर समुद्र में होने वाली सारी गतिविधियों की जानकारी चाइना को देगा। उसमें चक्रवात आ रहा है, उसमें बाढ़ आ रहा है, उसका जल स्तर बढ़ रहा है, ये सारी जानकारी उपलब्ध कराएगा ये हमारा हयांग 2D उपग्रह। क्लियर?
और ये भी याद रख सकते हो आप, ये 4B रॉकेट से भेजा गया है। किस रॉकेट से? 4B रॉकेट से भेजा गया है। चाइना की बात आ ही गई है तो चाइना में एक और आप उपग्रह याद कर लो जिसका नाम है झुरोंग। अभी आपको शायद पता होगा, झुरोंग नाम का उपग्रह चाइना ने मंगल के ग्रह पर भेजा है और ऐसा करने वाला चाइना विश्व का दूसरा देश बन गया है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन भी याद कर लो, आपने डिब्रिस का नाम सुना होगा, एक दिन मैंने बताया था समुद्री स्पेस का जो कचरा होता है वो डिब्रिस कहलाता है और डिब्रिस को हटाने के लिए, समुद्री कचरे को हटाने के लिए भी चाइना ने नियोफस्ट नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसके अलावा आपने सिनोफॉर्म का नाम सुना होगा, सिनोफॉर्म, इसके बारे में भी याद रखना। अभी चाइना ने सिनोफॉर्म नाम की एक वैक्सीन बनाई है जिसे WHO ने मंजूरी दे दी है। वास्तव में यह वैक्सीन कोरोना से जुड़ी वैक्सीन है। किससे जुड़ी वैक्सीन है? कोरोना से जुड़ी वैक्सीन है। इतना सारा चाइना के बारे में याद रख सकते हो। क्या आप जानते हो चाइना ने मदर ऑफ ऑल बम्स भी बनाया था और इसके अलावा शायद आपको पता हो मानव रहित ड्रोन भी चाइना ने ही बनाया था। वन बेल्ट वन प्रोजेक्ट योजना भी चाइना की है। राजधानी बीजिंग है, शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं, ली केक्यांग वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो इतना आपको पहले क्वेश्चन में याद रखना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के 6 स्थलों को शामिल किया गया। देखो यूनेस्को की अस्थायी सूची की चर्चा कर रहा हूँ, इसे टेंटेटिव लिस्ट भी कहते हैं। इसमें भारत की 6 स्थलों को शामिल कर दिया है। पूरी तरह शामिल नहीं हुए हैं, अस्थायी सूची में शामिल हुए, इनका नंबर लग सकता है। अब यूनेस्को ने वो कौन से 6 स्थल है? तो पहला तो आपने 80 घाट सुना होगा, वाराणसी का 80 घाट सुना होगा, गंगा घाट या 80 घाट। इसके अलावा नर्मदा घाटी आपने सुनी होगी और नर्मदा घाटी के पास आपने सुना हो शायद लमटेरा करके एक एरिया है जहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जन की गई थी, वो वाला एरिया है। इसके अलावा तमिलनाडु का कांची का कैलाश मंदिर है और महाराष्ट्र का सैन्य वास्तुकला का एरिया पूरा उसमें शामिल कर दिया गया है और सतपुड़ा टाइगर प्रोजेक्ट भी शामिल कर दिया गया है और कर्नाटक का बेंगल क्षेत्र जो कर्नाटक का है उसको शामिल कर दिया गया है। तो कहने का मतलब 6 क्षेत्रों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अब यूनेस्को क्या होता है? यूनेस्को होता है यूनियन नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में स्थापना हुई थी फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। आंड्रा अजोले इसके अध्यक्ष हैं, ये जरूर आप याद रखना। इसके अलावा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विश्व में सबसे पहले यूनेस्को की धरोहर सूची में कौन शामिल हुआ, तो मिडो नेशनल हिस्टोरिकल पार्क याद रखना। कौन? मिडो नेशनल हिस्टोरिकल पार्क, ये दुनिया में सबसे पहले यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ था। और मिडो नेशनल हिस्टोरिकल पार्क है कहाँ? कनाडा में है। भारत में कौन कौन शामिल हुआ था? तो ध्यान लीजिए, भारत में शामिल होने वाले एरिया के नाम हैं, सबसे पहले तो देखो भारत में 4 चीजें एक साथ शामिल हुई थी। आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल। और कब शामिल हुए थे? 1983 में। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे ज्यादा यूनेस्को के स्थल किस देश में है? ये बताइए आप, सबसे ज्यादा यूनेस्को के स्थल किस देश में है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ कैसे कोई चीज़ शामिल हो जाती है? क्योंकि हमारे यहाँ की एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये लिख कर देती है तब जाके शामिल हो जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें स्मार्ट सिटी मिशन योजना में झारखंड टॉप पर रहा। तो देखो स्मार्ट सिटी मिशन योजना चल ही रही है, इस योजना के तहत हमारा झारखंड जो है वो टॉप पर हो गया, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्मार्ट सिटी क्या होता है मैं आपको इसके बारे में बता दूं। क्या आपको पता है नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चालू किया था और कहा था कि 100 स्मार्ट सिटियां बनाए जाएंगे। पहली स्मार्ट सिटी थी अमरावती जो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, जिसे सिंगापुर स्मार्ट सिटी बना रहा था। और द बेस्ट स्मार्ट सिटी सूरत थी गुजरात का। और 100वें नंबर की स्मार्ट सिटी जो बनी थी शिलोंग बनी थी। और इसमें सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटियां हैं उत्तर प्रदेश में। ये सारे क्वेश्चन याद रख सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्मार्ट सिटी योजना में सबसे आगे चल रहा है झारखंड, याद रखना। तो स्मार्ट सिटी में झारखंड चल रहा है। और आपने स्ट्रीट वेंडर प्रोग्राम सुना होगा, जो रोडों पर सब्जी बेचते हैं उनको ऋण देने में उत्तर प्रदेश आगे है।
क्या अपने कोरोना काल में भी मनरेगा के तहत रोजगार देने में सबसे आगे छत्तीसगढ़ है, और जस्टिस फॉर इंडिया मतलब कहने का अर्थ है कि न्याय के मामले में महाराष्ट्र आगे है। तो देखो क्या क्या हमने अभी देखा, एक बार और जल्दी से देख लीजिए आप। स्मार्ट सिटी में झारखंड सबसे आगे, और कोरोना में भी मनरेगा के तहत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ सबसे आगे, और स्ट्रीट वेंडर प्रोग्राम जो रोड में बेचते हैं फल उनको ऋण देने में यूपी सबसे आगे, और न्याय के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे। तो इस प्रकार से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। क्लियर? तो ये आपकी हो जाती है पूरी स्थिति। क्लियर? स्मार्ट सिटी योजना झारखंड। अभी आपको पता है झारखंड ही एक ऐसा मात्र राज्य बना है जिसने जो चुनावी बॉन्ड होते हैं उनको जारी करने की घोषणा की थी अभी। तो याद रखें, झारखंड की राजधानी रांची है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। पालमू, दालमा और हजारीबाग ये राष्ट्रीय उद्यान आपको झारखंड में मिलेंगे। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, जिसे भारत का रूर कहते हैं। 24 प्रकार के खनिज झारखंड में आपको देखने को मिलेंगी। कोयल नदी है, दामोदर नदी भी झारखंड से निकली है, कोयल नदी पर मंडल बांध है। ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। आगे आयुष्मान भारत योजना में टॉप पर रहा कर्नाटक। तो आयुष्मान भारत योजना में टॉप पर रहा कर्नाटक। तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये आयुष्मान भारत योजना क्या है। देखिए, दुनिया के भारतवर्ष के 10 करोड़ परिवारों के 60 करोड़ लोगों को हेल्थ बीमा कवर देने की योजना क्या है? आयुष्मान भारत योजना। जन आरोग्य योजना भी इसे कहते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना के तहत आपको पता होगा 25 लाख तक का हेल्थ कवर दिया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ कवर ये बीमा योजना है, और झारखंड के रांची से ही आयुष्मान योजना की शुरुआत हुई थी, याद रखना, 2017 में। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें है टॉप पर। तो अभी मैंने बताया कि अगर स्ट्रीट वेंडर योजना में उत्तर प्रदेश टॉप पर, इसके अलावा मनरेगा के तहत रोजगार में छत्तीसगढ़, और न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर, और आयुष्मान योजना के तहत कर्नाटक टॉप पर, स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत झारखंड टॉप पर। ये याद रखा करो कौन चीज़ किस। अमृत योजना में उड़ीसा टॉप पर। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था कर्नाटक के बारे में। क्लियर? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, और बेंगलोर वृषभवती नदी के तट पर है। वृषभवती, तो बेंगलोर वृषभवती नदी के तट पर है। इसे IT सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी बेंगलोर को जाना जाता है। क्या आपको पता है महिला फुटबॉल एकेडमी की स्थापना भी बेंगलोर में हुई है, और फॉरेस्ट सिटी टावर ये भी बेंगलोर में ही लग रहा है, और देश का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है हुबली प्लेटफॉर्म, हालांकि इसका नाम हो गया है श्री सिद्धरूढ़ा प्लेटफॉर्म, ये भी कहाँ है? कर्नाटक में ही आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा चौथी बार बने हैं, और राज्यपाल वाजुभाई वाला कर्नाटक के हैं। और आंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुखी नेशनल पार्क, बांदीपुर, बनरघट्टा, नागरहोले, शरावती वैली, भद्रा, सोमेश्वर, फिर अभ्यारण्य में आ गई बिलीगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, होली सिटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारी चीज़ें आपको कर्नाटक में ही देखने को मिलेंगी। द लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इन द सिचुएटेड ऑफ शरावती रिवर, कर्नाटक, एंड दैट नेम इज जो गरसोप्पा या राजा रानी या महात्मा गांधी जलप्रपात, यहीं मिलेगा आपको। इसके बाद देखिए आगे मैं देखता हूँ चुनावी बॉन्ड। चुनाव के दौरान चुनावी बॉन्ड में 695 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी हुए। तो देखिए, चुनावी बॉन्ड के दौरान 695 करोड़ के बॉन्ड बेचे गए। ये अभी आया, बहुत बड़ी राशि होती है, 695 करोड़ के बॉन्ड बेचे गए। तो थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा इसका मैटर क्या है। चुनावी बॉन्ड क्या होता है मैं आपको बता दूं। चुनावी बॉन्ड के तहत अगर मैं आपको कहूँ, चुनावी बॉन्ड के तहत अगर मैं आपसे कहूँ कि देखिए, चुनाव के समय ये जारी हुआ जाता है कि आप अपनी पार्टी को ऐसे पैसा नहीं दे सकते, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और उन बॉन्डों में अपनी राशि भर करके फिर पार्टी को देनी पड़ेगी बैंक के माध्यम से। लेकिन ध्यान रहे, ये राशि जो है किसी को नहीं बताई जाएगी, केवल बैंक को पता होगी और देने वाले को पता होगी। और अगर आप चाहो कि RTI लगाकर, राइट टू इन्फॉर्मेशन लगाकर आप वो राशि पता कर लो, तो आपको भी वो राशि पता नहीं चलेगी। ये होते हैं चुनावी बॉन्ड, पार्टी को चंदा देने की योजना। और सबसे ज़्यादा कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में चुनावी बॉन्ड खरीदे गए थे लोगों से। साल में 4 बार ही चुनावी बॉन्ड जारी होते हैं। एक बार होते हैं जनवरी में, फिर आपका होता है मार्च में, मतलब 2-2 महीने अंतराल में 4 बार साल में आपके चुनावी बॉन्ड जारी होते हैं। लोग चंदा खरीदेंगे तो इन बॉन्ड में राशि चेक के द्वारा भरेंगे और SBI को ही देंगे, ऐसी योजना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वास नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया इसरो ने।
अच्छा, श्वास नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया है इसरो ने, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं क्या है श्वास नाम का कंस्ट्रक्टर। कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर वे होते हैं जिनको हवा से ऑक्सीजन निकाल देते हैं, हवा से नाइट्रोजन को अलग करके ऑक्सीजन बनाने का कंस्ट्रक्टर होता है। ये एक मशीन होती है जो ऑक्सीजन निर्माण करती है, और इसको बनाया अभी हाल ही में इसरो ने। आपको पता है कि ये 95% ऑक्सीजन बना सकती है वातावरण से, और शुद्ध, और 1 मिनट में 10 लीटर तक ऑक्सीजन बना सकती है, जो 2 लोगों की जान बचा सकती है। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर बनाए हैं किसने? श्वास नाम के इसरो ने। और अभी हमें कंस्ट्रक्टर देखिए, सोनू सूद ने भी मशीन लगा दी है कंस्ट्रक्टर की, और सऊदी अरेबिया से और इजराइल से भी कंस्ट्रक्टर हमारे पास आए थे। ये ऑक्सीजन बनाने के कंटेनर। और अभी आपको पता होगा ऑपरेशन ऑक्सीजन भी शुरू करा है हमारी वायुसेना ने, और ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चल रही है। चलिए आगे मैं आपको बता दूं, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना विक्रम अम्बलाल जी साराभाई ने की थी, और विक्रम अम्बलाल जी साराभाई को कहते हैं द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। अच्छा, तो फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम तो विक्रम अम्बलाल जी साराभाई, इसरो के फाउंडर। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको एक कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है, हु इज़ द फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी, अर्थात परमाणु विभाग के कौन पिता हैं, हमारे बम बनाने से रिलेटेड कौन थे, इनका नाम कमेंट बॉक्स पर बताइए कि परमाणु के जनक कौन है भारत के। चलिए देखते हैं कौन देता आंसर। तो इसरो की स्थापना, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में, और इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है के सिवन है। और क्या आप जानते हो इसरो का आदर्श वाक्य स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड है। इसरो हमारे देश की एक स्पेस एजेंसी है, याद रखना, इसरो हमारे देश की एक स्पेस एजेंसी है। ठीक, चलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रीय आतंकवादी निरोधी दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय आतंकवादी निरोधी दिवस कब मनाया गया? 21 मई को मनाया गया। तो राष्ट्रीय आतंकवादी निरोधी दिवस 21 मई को ही क्यों मनाया जाता है, मैं आपको बता दूं। लोगों को आतंकवाद के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल राष्ट्रीय आतंकवादी निरोधी दिवस मनाया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जो एकजुट होते हैं उनका साथ दिया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है 21 मई को? चूंकि 21 मई, घटना याद रखना दोस्तों, 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी तमिलनाडु के पेरम्बदूर में। तमिलनाडु के पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी एक संगठन द्वारा जिसका नाम है निट्टे, द लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिलीलम। इस संगठन ने श्रीलंका की हत्या कर दी थी, बम से उड़ा दिया था। मुरुगन स्वामी, लक्ष्मी नारायण ऐसे करके लोग थे जिन्होंने उड़ा दिया था। क्लियर? तो ये थी इसकी घटना, तभी से मनाया जाता है 21 मई आतंकवादी निरोधी दिवस। राजीव गांधी भारत के 6वें मुख्य प्रधानमंत्री थे जो 1984 से लेकर के 1989 तक रहे थे। 1984 से 89 तक भारत के प्रधानमंत्री थे, ये थे राजीव गांधी। ठीक है, गांधी परिवार की। तो इनकी हत्या हो गई थी, इसीलिए हर साल मनाया जाता है 21 मई आतंकवादी निरोधी दिवस। क्लियर? ये चीज याद रखना। अच्छा, इनकी हत्या पर आयोग बैठा था कोई, इनकी हत्या पर आयोग बैठा था। अब्राहम आयोग तो बैठा था, आपको पता है, बाबरी मस्जिद पर। कोठारी आयोग तो बैठा था इंदिरा गांधी पर। जैन आयोग बैठा था, याद रखना कि इनकी हत्या पर जांच करने के लिए जैन आयोग को बैठाया गया था, ये आप याद रखना। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ, यूएफए महिला लीग 2021 बार्सिलोना जीता। तो यूएफए महिला लीग फुटबॉल का लीग है, यूएफए महिला लीग 2021 बार्सिलोना जीता है। तो पहले तो याद रख लो, चेल्सी को हरा करके जीता है। और ये यूएफए क्या होता है? यूनियन यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूनियन यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ये जीता है बार्सिलोना चेल्सी को हरा करके महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप। ये यूरोप की सबसे बड़ी संस्था है जिसका हेडक्वार्टर नियोन में है। यूएफए का हेडक्वार्टर नियोन में है। नियोन कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, ये जरूर याद रखना। अब फुटबॉल से बात आई तो फुटबॉल देखिए, फीफा इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल, लार्जेस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल। फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। जियानो इन्फेंटो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अच्छा, फीफा की रैंकिंग में भारत का स्थान 104 है, और विश्व में प्रथम स्थान पर है बेल्जियम फुटबॉल के मामले में। वाउचुंग भूटिया भारत के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। वर्तमान में जो बड़े खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री हैं, महिलाओं में आशा लता देवी है, बाला देवी भी है जो अभी रेंजर फुटबॉल क्लब की ओर से यूएफए में खेल के आई थी, बाला देवी। तो ये सब फुटबॉल से हमारे जुड़े हैं। 6 करोड़ फुटबॉल है दुनिया में, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान बनाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और फुटबॉल कहाँ का है? फ्रांस, ब्राज़ील
यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल है, 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में। क्लियर, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप पिछली बार हुआ था रशिया में, ये भी याद रखना। चलिए, एशिया में सबसे पहले सेकंड नंबर के अमीर गौतम अडानी को बनाया गया। तो एशिया में सेकंड नंबर के अमीर देखिए चलिए अभी देखिए चाइना के कोई बड़े व्यक्ति हो गए थे, शायद झिजियान से ऐसा कुछ रिलेटेड है, देख लेना। एशिया में सबसे सेकंड नंबर के अमीर हो गए गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। तो अभी आपको पता ही होगा कि मुकेश अंबानी वैसे फिर से हो गए थे प्रथम स्थान पर, और सेकंड नंबर पर पहुंच गए कौन, गौतम अडानी। तो द सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया कॉन्टिनेंटल दैट कॉल्ड इज गौतम अडानी, याद रखें। क्लियर, एशिया महाद्वीप के बारे में आ रहा है। तो एशिया महाद्वीप आप जानते हो द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल ऑफ द वर्ल्ड बाय द पॉपुलेशन एंड द बाय द एरिया, दोनों में सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। ये पूरे महाद्वीपों का 30% क्षेत्रफल रखता है, पूरे महाद्वीपों की 60% जनसंख्या रखता है। एशिया हब्रू शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य, ठीक है, उदित सूर्य से एशिया महाद्वीप। और सब जानते हो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है, यांगसी। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इन द सिचुएटेड ऑफ एशिया कॉन्टिनेंटल। और एशिया महाद्वीप में आप जानते हो कि सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, ये तो आपको पता होगा, ठीक। तो एशिया महाद्वीप में हमारा भारत भी आता है। चलिए आगे देखते हैं। तो गौतम अडानी दूसरे नंबर पे अमीर आदमी हो गए हैं पूरे एशिया में। विश्व में सबसे अमीर जो है एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अमेजॉन। अमेजॉन के फाउंडर है जेफ बेजोस, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। और द सेकेंड लार्जेस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बिल गेट्स हैं, जिनकी कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। आगे बढ़ते हैं। मार्था कुम केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। अब मार्था कुम को केन्या की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश बनाया गया है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि केन्या देश है कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी नैरोबी है, नैरोबी। और मुद्रा यहाँ की केन्या की शिलिंग है, शिलिंग। और आप जानते हो केन्या के प्रेसिडेंट है उहुरु केन्यात। उहुरु केन्यात केन्या के प्रेसिडेंट है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ, मसाई जनजाति, मसाई जनजाति ये केन्या में पाई जाती है। ये बहुत ही खुखार और मांसाहारी जनजाति होती है, याद रखना। मसाई केन्या की जनजाति, ये सीधे खून पीती है और थूक कर मुंह में स्वागत भी करती है। एक अजीब प्रकार की प्रथा है यहाँ, याद रखना। नैरोबी में ही यूएनईपी का मुख्यालय, ये एक यूनाइटेड नेशन की संस्था है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर भी केन्या की राजधानी नैरोबी में है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एंगर एंडरसन, याद रखना। क्लियर। तो ये केन्या में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं जिनका नाम है मार्था कुम। क्लियर। और अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा है। और द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल ऑफ द वर्ल्ड बाय द एरिया। और किसके बाद, एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप भी है और भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज संसाधन आज भी भरे पड़े हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में पिछड़ा भी है, गरीब भी है, अशिक्षित भी है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मार्था कुम केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आप देखिए, और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर कर दिया करिए। और मिलते हैं आपसे कल 23 मई के करंट अफेयर के साथ। नमस्कार।